नमस्कार दोस्तों किसका सपना नहीं होता कि उसे एक ऐसे पोस्ट पे जाने का अवसर मिले जहां पर उसके पास बहुत सारे पावर हों और साथ ही साथ उसके पास बहुत सारा पैसा हो। तो एक ऐसा पोस्ट आपको देखने को मिलेगा आईएएस, जहां पर आपके पास काफ़ी पावर होती है, आपके अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं और आपके पास इतना कुछ करने का यहाँ पर अवसर होता है जो कि आप सोच नहीं सकते। तो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आप पूरी वीडियो से अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं आईएएस का फुल फॉर्म। अगर आप आईएएस बनने जा रहे हैं तो आपके पास आईएएस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। इसे यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करा जाता है और यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। और अगर आप आईएएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ता है upsc.gov.in। आप यहाँ से जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि सरकारी रिजल्ट.com। तो गाइज़, यहाँ पर आपको बता दें कि आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है प्रत्येक वर्ष में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और एक वर्ष में लगभग वो एग्ज़ाम कंप्लीट करा के फाइनली ज्वाइन करवा दिया जाता है। उसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाते हो, ट्रेनिंग के बाद फाइनली आपको पोस्ट मिल जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर एक साल में कंप्लीट हो जाता है। यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करा जाता है आईएएस का एग्ज़ाम। अगर आप आईएएस बन जाते हो तो आपको बहुत सारे पोस्ट पर काम करने का अनुभव प्राप्त होता है, जैसे कि एसडीओ, एसडीएम, ज्वाइंट कलेक्टर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे सीडीओ कहते हैं। इसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिसे हम डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, मेंबर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, चेयरमैन ऑफ रिवेन्यू। तो बहुत सारे इसमें पोस्ट पे आपको काम करने का अवसर मिलता है। आपको बता दें कि यह एक मल्टी स्किल जॉब है जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि अगर आप आईएएस बनते हो तो आपका जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है वो होता है सेक्रेटरी का, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी अगर आप बन जाते हो तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट माना जाता है और वो अपने जीवन के लास्ट स्टेज में आप पहुँच पाते हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आपके पास क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो आप आईएएस तभी बन सकते हो जब आपके पास ग्रेजुएशन कम से कम कंप्लीट हो। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने साइंस से किया है, आर्ट्स से किया या फिर कॉमर्स से किया है। ये केवल मैटर करता है कि आपके पास ग्रेजुएशन एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे ही आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पर बात आती है इस क्राइटेरिया की। तो अगर 21 वर्ष से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 21 से अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए या फिर कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और 32 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। तो अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पर छूट मिलती है इसमें। वहीं अगर आप एससी के बाद ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष की और छूट मिलती है, तो यहाँ 35 हो जाता है। और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो आप 37 ईयर तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वाकई आईएएस बनना चाहते हैं, आपके अंदर जुनून है, तो आप प्रयास करिए कि 12th जैसे ही आप करते हैं उसके बाद आईएएस के लिए डेडिकेट हो जाइए और आगे की जो भी आपकी पढ़ाई है वो उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में आईएएस बन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ग्रेजुएशन के बाद शुरू करते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है, और अगर आप एमए के बाद शुरू करते हैं तो आपके लिए सिचुएशन जो है वो और भी क्रिटिकल हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो दौर माना जाएगा वो 12th के बाद इस तैयारी को ध्यान में रख के आगे पढ़ाई करना सबसे अच्छा दौर माना जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसके बाद बात करें अटेम्प्ट की, तो यहाँ पर अटेम्प्ट की संख्या सीमित है जनरल वालों के लिए। पहले ये 4 हुआ करता था, अब ये 6 हो गया है। तो फाइनली आप 6 बार आप आईएएस का अटेम्प्ट दे सकते हो। अगर आपने फॉर्म भर दिया और उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में चले गए और पेपर पर यानी कि आपने एब्सेंट नहीं बल्कि प्रेजेंट कर दिया अपने आप को, तो यानी आपका एक अटेम्प्ट ख़त्म हो चुका है। तो इस हिसाब से आपको तभी फॉर्म भरना है जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो, क्योंकि अगर आपका एक अटेम्प्ट ख़राब होता है तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हो। यहाँ पर ओबीसी अगर आप हैं तो आपको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आप एससी हैं तो कोई लिमिट नहीं है, एसटी वालों के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप अपने एज तक, लास्ट एज तक इसे दे सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। तो बेसिकली आईएएस बनने के लिए आपको 3 स्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा। पहला जो है वो उसे हम कहते हैं प्री, सेकंड जो होता है उसे कहते हैं मेंस और थर्ड होता है इंटरव्यू। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्री के बारे में। तो जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें बेसिकली आपके 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर और सेकंड होता है सीसेट। सीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर
80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स का होता है सीसैट का पेपर, 2 घंटे का समय होता है। ये मात्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता था। पहले इसका नंबर भी ऐड होता था प्री के मेरिट में, लेकिन अब इसे क्वालिफाई कर दिया गया है। आपको केवल 33% मार्क्स यहाँ पर लाना होगा। ध्यान रहे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। जब हम यहाँ बात करेंगे जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर का, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स के होते हैं, 2 आवर्स का समय होता है, और आपको 2 आवर्स में इसे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कट ऑफ में आना पड़ता है। जो कट ऑफ प्री के लिए बनाया जाता है वो फाइनली फर्स्ट पेपर को ही ध्यान रख के बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हो तो फाइनली इसमें अच्छा मार्क्स करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर जो सीसैट का 200 का मार्क्स है, इसे भी आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से लोग इसे भी क्रॉस नहीं कर पाते। तो आपको अच्छे तरीके से दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाते हो, आप मेंस में क्वालिफाई, आप मेंस के लिए चले जाते हो, और मेंस में फिर आपको बहुत सारे पेपर्स देने पड़ते हैं। जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। देख लेते हैं कौन कौन से पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है एस्से यानी निबंध। आपको निबंध लिखना पड़ता है, 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। जो सेकंड पेपर होता है वो होता है जीएस का फर्स्ट पेपर, जिसे हम 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद जनरल स्टडीज सेकंड पेपर होता है 250 मार्क्स का। जनरल स्टडीज थर्ड पेपर होता है 250 मार्क्स का। जनरल स्टडीज़ फोर्थ पेपर होता है 250 मार्क्स का। उसके बाद आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें 2 पेपर होता है 250 मार्क्स का। और आपके पास 2 और पेपर होते हैं। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि कंपलसरी है 300 मार्क्स की, और ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये केवल क्वालिफाइंग है, इसको केवल आपको पास करना होता है। जो सेकंड होता है वो आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज ले सकते हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और 300 मार्क्स का ये भी होता है। तो इसमें इसकी जगह पे आप हिंदी भी ले सकते हो या फिर कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप अपने आप को सही महसूस करो। तो यहाँ इन दोनों का जो नंबर है वो फाइनली मेन कट ऑफ में नहीं जुड़ता है, ये केवल क्वालिफाइंग प्रकृति के हैं। बाकी यहाँ 1 से लेकर 7 तक के जो हैं उनके नंबर फाइनल मेरिट में ऐड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको लिखना पड़ता है 100 से लेके 150, 250 सब तक। तो आपको अपने प्रिपरेशन में एक चीज़ बिल्कुल फोकस करना है कि आपको डेली आंसर राइटिंग ज़रूर करना है। आगे बढ़ेंगे, और अब आएगा इंटरव्यू। तो जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, आपका इंटरव्यू होता है। जो आपका इंटरव्यू होगा वो 275 मार्क्स का होता है, और जो रिटन टेस्ट होता है वो 750 मार्क्स का होता है, यानी कि 1750 मार्क्स का होता है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ऑल ओवर जो आपका मेंस और इंटरव्यू का एग्ज़ाम होता है 2025 मार्क्स का होता है। और फाइनली जो आपका सिलेक्शन होता है वो इन्हीं 2025 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी मेरिट कितनी जाती है, तो आईएएस जो लोग बन जाते हैं वो लगभग 45% या फिर इससे थोड़ा सा अधिक जिनका होता है वो लगभग आईएएस बन जाते हैं। इसी के इर्द गिर्द इसकी कट ऑफ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 50% यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर भी कई बार होता है, ठीक है। तो हम कई बार देखेंगे कि 45% या फिर इससे भी कम पर आईएएस के टॉप जो लोग टॉपर हैं वो हो जाते हैं। अब फाइनली जैसे ही आप यहाँ पर आपका इन स्टेज में प्रदर्शन अच्छा रहता है और आपने काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन किया है तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप आईएएस बन जाते हैं। इसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद सीधे आपको काम करने का एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको पोस्ट दे दिया जाता है। अब आपको मैक्सिमम चीज़ें पता हो गई हैं कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो कैसे बन सकते हो। लेकिन एक चीज़ अभी भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है ये पूरा का पूरा सिलेबस, यानी कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। जो पेपर होते हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। गाइस, इसके लिए डिटेल में मैं आपको सिलेबस दे दूँगा। आपको इस सिलेबस को प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। वहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF मिल जाएगी, और फाइनली उस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे आप PDF डाउनलोड करेंगे आपके पास आईएएस का सिलेबस मिल जाएगा, आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। पहली बात तो ये है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो गाइज, यहाँ पर प्रिपरेशन करने का एक जो तरीका होता है वो सबसे बेस्ट है कि आपको सबसे पहले NCERT बुक से स्टार्ट करना है। NCERT बुक को ध्यानपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़ना है। उसके बाद आप एक 60 पॉइंट नोट भी बना लेना है, ठीक है, जिससे आपको पूरा NCERT सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। जब आप NCERT पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हो फिर आप हर सब्जेक्ट की केवल एक ही बुक लीजिएगा, ज़्यादा बुक लेके पढ़ने का प्रयास नहीं करिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बुक के चक्कर में पढ़ोगे तो फाइनली आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, आप कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। आपके पास नॉलेज बढ़ जाएगी लेकिन आपके पास सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। तो आपको
प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक लेना है और जो सबसे बेस्ट बुक हो वही लेना है। मैं फ्यूचर में वीडियो इसके लिए भी लाऊंगा और वो वीडियो आपके लिए पूरी तरह से हेल्पफुल होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा अफवाहों में नहीं पढ़ना है, सीमित स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी करनी है टू द पॉइंट करनी है। तो आप एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, फिर आप एक बुक को पढ़ेंगे और उसके बाद आपको डेली आंसर राइटिंग भी करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के आप जो भी पढ़ाई करोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग करोगे। अगर आप सक्षम हो तो आप एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल टू द पॉइंट होगा और थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपने इस प्रिपरेशन के दौरान। अब लास्ट प्रश्न जो कि आपको इसका उत्तर देना है, या वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक रही है, आपको उत्तर देना है। अगर ये 100% लाभदायक है तो आप ए विकल्प चुनें या फिर 100% लिखें, बी सी डी आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। आप उत्तर ज़रूर दें क्योंकि यह उत्तर इस वीडियो को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।